कभी कभी सरकार अपने आप को बचाने के लिए ना कई सारे बयान देती है। जैसे कि नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन रिपोर्टेड। सरकार का कहना है, जब सरकार से क्वेश्चन किया गया कि हमारे इंडिया में ऑक्सीजन की जो कमी गई थी उसके कारण जो डेथें हुई उसकी आप जानकारी दीजिए, और साथ में ही आप क्या क्या उपाय उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा वो सारी बातें आज हमको बताइए। तो जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका कहना है नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन रिपोर्टेड। ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई डेथ ही नहीं हुई है, ऐसा सरकार कह रही है। इसके बाद फिर जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पूरी लिस्ट बना दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन की सप्लाई को इन्हेंस करने के लिए दूसरी वेव में क्या क्या कदम उठाए थे। तो नो डेथ्स ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन हैव बीन स्पेसिफिकली रिपीटेड बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर का कहना है इन राज्यसभा ऑन ट्यूसडे इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन ऑन द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन। बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की शॉर्टेज जा रही थी ना, तो ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, इसी के आंसर में हेल्थ मिनिस्टर ने ये जवाब दिया था। ये है भारती प्रवीण पवार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन हर रिस्पॉन्स नोटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड सपोर्टेड द स्टेट्स, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सपोर्ट प्रोवाइड किया, एंड अंडरटेक किया ए सीरीज ऑफ एक्शन, बहुत सारे उन्होंने एक्शन भी लिए जिसमें इंक्लूड है प्रोविजनिंग मेडिकल ऑक्सीजन एंड अदर है कंज्यूमेबल टू इंश्योर क्लिनिकल केयर ऑफ कोविड-19 पेशेंट। मिनिस्टर ने यह भी नोट किया कि सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन टू हॉस्पिटल इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट। सप्लाई को निर्धारित करने के लिए या फिर सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन की उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट किया केंद्र सरकार ने। किसके किसके बीच में? हॉस्पिटल के बीच में, और जो मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट भी केंद्र सरकार ने करवाई है। इसके बाद कहना है अनप्रेसिडेंटेड सर्ज, मतलब बहुत ही अप्रत्याशित वृद्धि। However, due to the unprecedented surge in demand of medical oxygen during the second wave, जब सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, द डिमांड इन द कंट्री पीक टू नियरली 9,000 मीट्रिक टन। तो डिमांड पहुंच गई 9,000 मीट्रिक टन, और फर्स्ट वेव में ये डिमांड थी 3,095 मीट्रिक टन। The central government had to step in to facilitate equitable distribution to the state. इसके बाद सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बराबर मात्रा में ऑक्सीजन मिले, इसके लिए भी कई सारे कदम उठाए। लेकिन हम देख रहे थे, कभी पंजाब कह रहा है हमारे पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, कभी राजस्थान कह रहा है, कभी उड़ीसा कह रहा है। तो इक्विटेबल इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया ऑक्सीजन का, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। द मिनिस्टर सेड द सेंटर इनहेंस्ड लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, LMO के प्रोडक्शन को इन्होंने इंक्रीज किया। 5,700 मीट्रिक टन अगस्त में था 2020 में, इसको इन्होंने बढ़ाया 9,690 मीट्रिक टन इन मई 2021। ऑफ द 1222 PSA, मतलब प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सैंक्शन किए गए। 237 हैव बीन कमीशन्ड टिल 15 जुलाई 2021, सी एडेड। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है उसमें हमें एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। तो एंटीबॉडी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। एंटीबॉडी हमारी बॉडी का वो एलिमेंट होता है जिसका निर्माण हमारे इम्यून सिस्टम शरीर में वायरस को बेअसर करने के लिए पैदा करता है। मतलब एंटीबॉडी के माध्यम से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम विकसित होता है।
जिससे यदि कोई वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। यदि किसी को संक्रमण होता है तो उसके बाद एंटीबॉडी बनने में कई कई बार 1 हफ्ता तक लग जाता है। इसलिए अगर इससे पहले एंटीबॉडी टेस्ट किए जाएं तो सही जानकारी नहीं मिलती है। एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं। पहला एंटीबॉडी है आईजीएम मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन एम, और आईजीजी जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन जी के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम इनमें अंतर देखें तो आईजीएम एंटीबॉडी ये किसी भी संक्रमण के लिए बॉडी की एकदम स्टार्टिंग प्रतिक्रिया रहती है कि बॉडी क्या रिएक्ट करती है, और वे संक्रमण के फर्स्ट चरण में विकसित होते हैं। आमतौर पर कोरोना संक्रमण के मामले में आईजीएम वायरस पहले हफ्ते में पॉजिटिव हो जाते हैं और 6 हफ्ता के भीतर ख़त्म भी हो जाते हैं। बेंगलुरु के अपोलो हॉस्पिटल में पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर रविंद्र मेहता ने कहा, आईजीएम एंटीबॉडी ये बताता है कि व्यक्ति इम्यून फेज में आज आ गया है। आईजीजी एंटीबॉडी ये किसी भी संक्रमण का देर से पता चलता है। आईजीजी एंटीबॉडी लंबे समय तक रहता है, यही दोनों में मेन डिफरेंस रहता है। अब यदि हम बात करें कि एंटीबॉडी का आखिर पता कैसे लगाया जाता है, तो एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए टेस्ट का मतलब खून का सैंपल लिया जाता है, इसलिए इसे सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। इसके नतीजे जल्दी आ जाते हैं और ये आरटीपीसीआर के मुकाबले कम खर्चीला भी होता है। इस टेस्ट की कीमत 500 रुपया निर्धारित है। अब हम न्यूज़ में आते हैं और न्यूज़ को देख लेते हैं। 2/3 ऑफ इंडियन हैव एंटीबॉडीज शो ICMR सर्वे। ICMR का सर्वे का कहना है कि हर 3 में से 2 में एंटीबॉडी विकसित हो गई हैं, ICMR का सर्वे कहता है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, एज की बात हो रही है, अबव 6 ईयर हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस, according to data released on Tuesday from a sero survey conducted by the Indian Council of Medical Research ICMR। जून और जुलाई की ये बात है। 400 करोड़ लोग या फिर 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन हमारी, आर स्टिल वल्नरेबल टू कोरोना इन्फेक्शन, ऐसा स्टडी का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम स्टेट से यदि देखें तो राजस्थान को हम देखने वाले हैं। तो राजस्थान का मैप हम देख लेते हैं किधर पर ये पड़ता है और किन किन के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। राजस्थान की पोजीशन है भारत के नॉर्थ और पश्चिमी वाले हिस्से के बीच में, मतलब उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में राजस्थान स्थित है। बाउंड्री की बात करें तो राजस्थान दक्षिण की तरफ गुजरात के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, मध्य प्रदेश की साथ बाउंड्री को शेयर करता है पूर्व और दक्षिणी वाले हिस्से की तरफ। थोड़ा सा ये हिस्सा ग्रीन वाला आप देख रहे हैं यूपी के साथ शेयर करता है। और यदि हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, पूर्वी और नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ, तो हरियाणा के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और शेयर करता है नॉर्थ में पंजाब के साथ अपनी बाउंड्री को। ठीक है, तो इस प्रकार से पंजाब, दूसरा हो गया हरियाणा, तीसरा हो गया उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पे आ गया मध्य प्रदेश, 5वें नंबर पे आ गया गुजरात। 5 स्टेट के साथ में राजस्थान अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और यदि हम इंटरनेशनल की बात करें तो पाकिस्तान के साथ में राजस्थान अपनी बहुत सारी बाउंड्री को शेयर करता है, काफ़ी बड़ी बाउंड्री को। ठीक है, जो कि बाउंड्री के किनारे कुछ कुछ मेन सिटीज़ जैसे कि जैसलमेर है, ये गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, ये सारे पाकिस्तान की बाउंड्री के किनारे स्थित है। मेजर रिवर और झील की यदि हम बात करें तो ये है लूनी रिवर। ठीक है, इसके किनारे किनारे जो सिटी है वो अजमेर है, और सांभर झील ये भी जयपुर अजमेर के पास में स्थित है। इसके अलावा चंबल रिवर मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में जाती है।
इसके अलावा बैराज रिवर है, और ये है इंदिरा गांधी नहर जो कि इसकी बाउंड्री के बिल्कुल पैरेलल में चलती है। इसके बाद वाली न्यूज़ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द सिंपल प्रोसेस या फिर टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ किया जाता है वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए। उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है और उसका फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, एंड उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ऑफ रेन वाटर दैट रन्स ऑफ फ्रॉम रूफटॉप, पार्क, रोड, ओपन ग्राउंड etc फॉर लेटर यूज़। तो वर्षा का जो जल है बहता हुआ, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से उसको कलेक्ट किया जाता है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं बताता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कुछ कुछ कंपोनेंट हमको देखना है, जैसे कि कैचमेंट, कन्वेयंस सिस्टम। कैचमेंट जो होता है यूज टू कलेक्ट एंड स्टोर द कैप्चर्ड रेन वाटर। इस सिस्टम का यूज़ करते हैं हम पानी को कलेक्ट करने के लिए और उसको स्टोर करके रखने के लिए। इसके बाद आता है कन्वेयंस सिस्टम। तो इसको हम पहले ही देखे थे कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट द हार्वेस्टेड वाटर फ्रॉम द कैचमेंट टू द रिचार्ज जोन। अब मान के चलो हमारी ये छत है और छत में हम पानी को कलेक्ट करके रख रहे हैं। इस प्रकार से ये कलेक्ट हो गया तो ये हमारा कैचमेंट हो गया। अब यदि हमको यहाँ से पानी को नीचे भेजना है, कोई कुआं हमने खोद के रखा है या फिर गड्ढे को खोद के रखा है, तो उसको इधर भेजने के लिए हम करेंगे कन्वेयंस सिस्टम, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है फ्लश। इट इज़ यूज टू फ्लश आउट द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन। रेन की पहली स्पेल को यदि हमें बाहर निकालना है तो फ्लश सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद फिल्टर भी लगाए जाते हैं जहाँ पर आप कलेक्ट कर रहे हैं पानी, जहाँ से एंटर कर रहा है, ताकि वहाँ कचरा वगैरह अंदर ना घुस सके। यूज फॉर फिल्टरिंग द कलेक्टेड रेन वाटर एंड रिमूव पॉल्यूटेंट। तो इसका फिल्टर किया जाता है पानी को, और इसके अलावा जो भी पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक हैं, उनको रिमूव किया जाता है। इसके बाद आता है टैंक्स एंड द रिचार्ज स्ट्रक्चर। इसका यूज़ किया जाता है स्टोर द फिल्टर्ड वाटर विच इज़ रेडी टू यूज़। अब यदि हमने पानी को फ़िल्टर भी कर लिया है तो उसको स्टोर करने के लिए टैंक और रिचार्ज स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूज़ को कि न्यूज़ में आखिर बात क्या कही गई है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है वियर। ए टाइप ऑफ वॉल, एक प्रकार से दीवार होती है दैट इज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू स्टॉप या फिर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर। तो पानी के बहाव को रोकने के लिए यदि आप नदी में कोई दीवार जैसी बना देते हैं या फिर उसकी डायरेक्शन को आपको चेंज करना है तो उसको कहते हैं वियर्स। इसको छोटा बांध भी कहा जाता है। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा, इसमें कुछ कुछ वर्ड आए हैं जैसे कि एनीकट। एनीकट के बारे में हम देख लेते हैं। तो एनीकट्स आर स्मॉल वियर्स बिल्ड टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम रिवर्स इनटू कैनाल डग ऑन देयर बैंक्स। तो एनीकट छोटे बांध होते हैं, छोटी दीवारें होती हैं जिनको बनाया जाता है वाटर को डाइवर्ट करने के लिए रिवर से इनटू कैनाल्स, जो कि उनके किनारे पर खोदी जाती हैं। वहाँ पे यदि हमें पानी भेजना है, मतलब नदी से नहर में पानी भेजना है, तो एनीकट बनाए जाते हैं। दे आर बिल्ड टू प्रोवाइड वाटर फॉर ए होल लॉट ऑफ थिंग, जैसे कि इरिगेशन का काम है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम है, अरेस्टिंग सॉइल इरोजन एंड रिड्यूसिंग फ्लड पीक्स। ये सारे यूज़ के हिसाब से एनीकट को बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है जोहड़। जोहड़ इन हरियाणवी लैंग्वेज एंड राजस्थानी लैंग्वेज आर आल्सो कॉल्ड सरोवर, ताल एंड तालाब इन हिंदी लैंग्वेज। मतलब यदि हम राजस्थानी लैंग्वेज में जोहड़ कह रहे हैं तो उसका मतलब है ताल या फिर तालाब से। तो
द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द विलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के गांव की हम बात कर रहे हैं, उधर पर जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चल रहा है या फिर लगाया गया है, इसमें क्या क्या शामिल है? पॉन्ड्स हैं, एनीकट है, चेक डैम है, जोहड़ है एंड नदीज will be studied to find out their contribution to the increase in ground water level। तो इनका अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन्होंने लगाए थे तो उससे कितना फ़ायदा मिला है ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द वाटर कैचमेंट डेवलपमेंट वर्क्स आफ्टर द मानसून सीजन इज ओवर। अब वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर है ये मोस्टली कंस्ट्रक्ट किए गए थे अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत। मनरेगा के अंतर्गत ही ज़्यादातर वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाए गए। While reviewing the progress of the works related to watershed development and land conservation, गहलोत का कहना है स्कीम इन दिस सेक्टर वुड बी मॉनिटर्ड एट द स्टेट लेवल। तो राज्य के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अब पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं राजस्थान की कैसी हालत रही है। Despite the famine and drought situation arising several times in the past in Rajasthan, पुराने समय में सूखा जैसी समस्याएं राजस्थान में हमको बहुत देखने को मिली। The water availability has increased in the areas with low rainfall following the construction of water harvesting structure। पहले ऐसे कई सारे सूखे आए हैं, इसके बावजूद भी वाटर का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर का लेवल, वो बढ़ा है क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग हमने अपनाए हैं, ऐसा गहलोत का कहना है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने कहा है ऑफिशियल से कि आप जो है अप्रूव करिए वाटर कैचमेंट डेवलपमेंट वर्क्स, किसके अंतर्गत में? राजीव गांधी जल संचय योजना ऑन प्रायोरिटी, while pointing out that the scheme was aimed at increasing the ground water level। तो स्कीम का मेन उद्देश्य है भूमिगत जल को बढ़ाना और प्रिपेयरिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। अभी जितने भी हैं उनको और हम बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। इसके अंतर्गत 4000 विलेज को कवर किया गया। द स्कीम विच वाज लॉन्च इन द स्टेट इन अगस्त 2019 lay emphasis on retaining the water in the agriculture fields। 4000 villages have been covered in the scheme first phase after the identification of 247 lakh hectare land where the water catchment works could be taken up। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फॉरेन वाले पेज से, पेरू की न्यूज़। तो पेरू की हम लोकेशन देख लेते हैं। पेरू आता है साउथ अमेरिका में पड़ता है। यदि हम इक्वेटर से इसकी लोकेशन देखें तो इक्वेटर इसको टच करते हुए गुजरती है। इक्वेटर के नीचे तरफ पेरू की लोकेशन पड़ती है। अब मेजर यदि हम ओशियन की बात करें तो साउथ पैसिफिक ओशियन पड़ता है इसके पश्चिमी वाले हिस्से पर, और साउथ अटलांटिक ओशियन पड़ता है इसके दक्षिण में और पूर्वी वाले हिस्से की तरफ। कैरेबियन सी पड़ेगा इसके नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ, और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पड़ता है इसके नॉर्थ और पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में। यदि हम बात करें नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की तो पेरू के हम यदि नॉर्थ की तरफ जाते हैं और पूर्व की तरफ जाते हैं तो यहीं पर स्थित है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये तो थे मेजर ओशियन। अब इसके बाद हम देख लेंगे कौन कौन से देशों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। देशों की बाउंड्री की यदि हम बात करें तो पेरू दक्षिण की तरफ चिली के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यदि हम अब दक्षिण से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो बोलिविया के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यदि हम नॉर्थ की तरफ जाएं पूर्व से तो नॉर्थ और पूर्व के बीच में ब्राज़ील है, ब्राज़ील के साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर कर रहा है।
इसके अलावा नॉर्थ में कोलंबिया के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। यदि हम नॉर्थ से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो इक्वाडोर के साथ बाउंड्री शेयर करता है पेरू, और ये है पैसिफिक ओशियन के साथ अपनी वाटर वाली बाउंड्री को शेयर करता है। थोड़ा सा और फिजिकली मैप यदि हम देखें तो ये पूरा आप देख रहे हैं, ये है अमेजन का बेसिन। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये है एंडीज माउंटेन्स, और ये है टिटिकाका झील जो कि बोलिविया और पेरू में फैली हुई है। और ये है अमेजन रिवर, इस प्रकार से बह रही है। इसकी जो सहायक नदियाँ जैसे कि नेपो हो गया, पास्टांजा हो गई, आके इस पर मिलती हैं, और उकायली रिवर, ये इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर मिल रही हैं। तो अब यदि हम न्यूज़ को देखें तो पेड्रो कैस्टिलो डिक्लेयर्ड पेरूज नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ही वॉन बाय ए मार्जिन ऑफ 44,000 वोट्स। लेफ्टिस्ट स्कूल टीचर पेड्रो कैस्टिलो वाज प्रोक्लेम्ड, मतलब सार्वजनिक रूप से इन्होंने घोषणा कर दी है पेरू के प्रेसिडेंट इलेक्ट मंडे, 6 weeks आफ्टर ए पोलराइजिंग वोट ऑफ विच द रिजल्ट वर delayed by claim of electoral fraud from his right-wing rival Keiko Fujimori.